नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस मेंस की प्रिपरेशन। और आरईएस मेंस की प्रिपरेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन। ये आपका जो जीएस 1 पेपर है उसमें यूनिट नंबर 2 है, और यूनिट नंबर 2 में इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसी की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैंने आपको 10 मार्क्स का बोला तो आपके दिमाग में एक टेम्पलेट आ जाना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इंट्रो होना चाहिए सॉरी, फिर मेन बॉडी होनी चाहिए, इसके बाद में होना चाहिए वे फॉरवर्ड, और अंत में होना चाहिए कंक्लूजन। तो ये 4 पार्ट आपके एक आंसर के होने चाहिए। अब इनमें क्या क्या लिखना है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में करेंगे हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिभाषा तथा एक ऐसा करंट का डेटा जिसको हम डाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा हमारा मेन बॉडी में हम क्या डालेंगे, तो खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है उसको डिस्कस करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं, खाद्य संरक्षण और तकनीकें कौन कौन सी हैं, खाद्य प्रबंधन एवं वितरण प्रणाली क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और आर्थिक विकास का क्या महत्व है, सरकारी नीतियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी पहल हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं और चिंताएं हैं। अंत में हम खाद्य सुरक्षा एवं वितरण की बात करेंगे, और अंत में एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की बात करेंगे। इसमें हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन दोनों की बात करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन टॉपिक में हमारी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन होनी चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खाना पकाने, संरक्षण और पैकेजिंग सहित विभिन्न तकनीकों के माध्यम से कच्चे कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में बदलना शामिल है। कहने का मतलब यह है कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, उस कच्चे पदार्थ को खाने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। अब जो खाद्य प्रसंस्करण के मेथड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कैनिंग के द्वारा किया जा सकता है, यानी डिब्बा बंद। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बे में बंद किया जा सकता है ताकि वो जो खाद्य है वो लंबे समय तक चल सके। इसके अलावा है फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको खाने योग्य फूड में चेंज किया जाता है। फ्रीजिंग के द्वारा यानी जमा करके। इसके अलावा आप एडजस्टेड एनवायरनमेंट पैकेज के थ्रू, यानी उसमें कुछ एनवायरमेंटल मटेरियल डाल सकते हो। पास्चराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग वो वाला नहीं है। स्मोकिंग का मतलब होता है किसी जो फूड है उसको सुखाना, जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्मोकिंग। जैसे कि आपने कभी कीवी फ्रूट खाया होगा, तो कीवी फ्रूट एक स्मोकिंग के द्वारा भी आता है, यानी उसको सूखा हुआ कीवी भी आता है, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है इस खाद्य प्रसंस्करण यानी स्मोकिंग के द्वारा। इसके अलावा एडेड सब्सटेंस, यानी कोई सब्सटेंस बाहर से हम डाल के उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि एक चावल आता है गोल्डन चावल, उसमें क्या है बाहर से जो विटामिन ए है, विटामिन ए की मात्रा डाली गई है जिससे कि जो विटामिन ए है उसकी कमी को पूरी की जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप याद रख सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको डेटा याद रखना है, तो डेटा में क्या याद रख सकते हो, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सालाना 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। और पिछले 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सालाना 8.3% की वृद्धि हुई है, यानी हमारी इकोनॉमी का सबसे अच्छा ग्रोथ देने वाला ये सेक्टर है। और इस सेक्टर में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम इसमें और यानी 8.3% से और ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये पार्ट लिखना है। अब बात करते हैं हम बॉडी की, यानी मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमारा है खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो यह क्षेत्र कृषि उत्पादों में मूल्य जोड़ने यानी वैल्यू ऐड करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ताओं के विविध और सुविधाजनक भोजन विकल्प प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है खेत से लेके थाली तक जो हमारी फूड श्रृंखला है, फूड चेन है, उस फूड चेन में हम क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि हमारा जो खाद्य खराब होता है वो ना हो। देखो
जो फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है, जैसे हमारा ये खेत है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, इसके बाद में हमने क्या किया, फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया, फिर हमने वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमने रिटेल शॉप पे इसको डाला, और अंत में हमने उसको क्या किया, कंज्यूम किया। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, इस पूरी श्रृंखला के हर एक स्टेप पे हमको काम करने की आवश्यकता है। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो एग्जाम में, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और भी अच्छा लगे। तो इसका क्या महत्व है, जिससे महत्व में आप लिख सकते हो कि जो फूड है, फूड जो ख़राब होता है वो कम होगा, और इसके अलावा जो प्रोसेस होगा वो भी अच्छा होगा। अगला पार्ट आता है खाद्य प्रसंस्करण के घटक। देखो कौन कौन से घटक हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के घटक होते हैं खाद्य प्रसंस्करण के। पहला है प्राथमिक प्रसंस्करण, फिर है द्वितीय प्रसंस्करण, और तीसरा है तृतीय प्रसंस्करण। प्राथमिक प्रसंस्करण की बात करें तो इसमें जो कच्चे कृषि उत्पाद होते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल होता है, उनका क्या किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि सफाई, छटाई और पैकेजिंग। ये आएंगे प्राथमिक प्रसंस्करण में, सफाई करना, छटाई करना और पैकेजिंग करना। फिर है द्वितीय प्रसंस्करण। अब द्वितीय प्रसंस्करण में क्या होगा, जो हमने प्राथमिक प्रसंस्करण में सफाई, छटाई और पैकेजिंग किया, इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ बाहर से मटेरियल डालेंगे, और बाहर से मटेरियल डाल के इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, हम तृतीय प्रसंस्करण में जाएंगे, और तृतीय प्रसंस्करण में हम क्या करेंगे, इसको अभी जैसे मैंने बताया था, इसको डिब्बाबंद कर देंगे। इसके अलावा क्या कर देंगे, इसका किण्वन कर सकते हैं, किण्वन के अलावा फ्रीजिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 3 प्रकार के हो गए, ये आपको याद रखने। अगला पार्ट है खाद्य संरक्षण और तकनीकें। अभी हमने देखा था कि जो तृतीय प्रसंस्करण है उसमें हमने कौन कौन सी विधियों को अपनाया था। तो खाद्य संरक्षण की परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि खाद्य संरक्षण विधियों में उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग, सुखाने और किण्वन जैसी तकनीकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बना के जैसे 1 2 3 4 है, तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो खाद्य संरक्षण तकनीकें, और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे डिब्बाबंदी लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रीजिंग, सुखाने की प्रक्रिया और किण्वन। इसके अलावा अगर और भी आपको याद है तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो। खाद्य संरक्षण की भूमिका की बात करें तो खाद्य संरक्षण भोजन की बर्बादी को कम करने, भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने। देखो मैंने आपको ये पॉइंट फॉर्म में बताया, लेकिन आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे आप 3 का डायग्राम बना सकते हो। क्या इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, तो यहाँ बता सकते हो। फिर बात करते हैं खाद्य प्रबंधन एवं वितरण की। खाद्य प्रबंधन की परिभाषा की बात करें तो खाद्य प्रबंधन में व्यक्तियों और समुदायों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य संसाधनों की योजना, अधिग्रहण, तैयारी, वितरण और निगरानी, ये जो है टेक्निक्स अपना सकते हैं। कौन कौन सी, योजना, अधिग्रहण, तैयारी, वितरण और निगरानी। खाद्य प्रबंधन की चुनौतियों की बात करें तो इसमें लीकेज एवं डाइवर्जन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा समावेशन अथवा बहिष्करण की त्रुटियां हो सकती है। इसके अलावा कमजोर शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र की कमियां हो सकती है। तो इन कमियों को सुधारने की भी हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और आर्थिक विकास, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है खाद्य प्रसंस्करण का। तो रोजगार सृजन हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। न केवल ग्रामीण क्षेत्र में, ये हर स्टेज में, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन हम करेंगे तो यहाँ पे भी रोजगार उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स पे रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, रिटेल शॉप्स पे जॉब्स उत्पन्न हो सकते हैं। तो हर क्षेत्र पर क्या हो सकते हैं, हर सेक्टर पर क्या हो सकते हैं, जॉब्स क्रिएट हो सकती है खाद्य प्रसंस्करण से। इसके अलावा मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण के माध्यम से कच्चे कृषि उत्पादों में मूल्य जोड़ने से उनका बाजार मूल्य बढ़ता है, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। यानी कि वैल्यू ऐड करने पे क्या होगा, उनकी जो प्राइस है वो अच्छी मिलेगी, जिससे जो किसान है उनको भी क्या होगा, लाभ होगा। फिर बात करते हैं सरकारी नीतियों और पहलों की, यानी खाद्य प्रसंस्करण में सरकारों ने क्या क्या पहले की है, कौन कौन सी स्कीम चलाई है। अगर भारत सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय एक मिशन है, मध्याह्न भोजन योजना है, जिसके द्वारा जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण नीति है, राजस्थान राज्य खाद्य आयोग बनाया गया है, राजस्थान गौ सेवा आयोग बनाया गया है, जिससे कि जो दूध वगैरह, दही वगैरह है उनको प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा आप एग्रो फूड पार्क की बात कर सकते हो कि राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। कौन कौन से, रानपुर कोटा में है, बोरानाड़ा जोधपुर, श्रीगंगानगर और अलवर। अभी राजस्थान में 4 फूड पार्क्स हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो टोटल कितने हैं, 24, जबकि सैंक्शन है 42, और अभी बन चुके कितने हैं, 24 बन चुके हैं, जिनमें से 4 कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो।
खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो इसमें चुनौतियां और चिंताएं क्या हो सकती है, तो खाद्य सुरक्षा की बात हो सकती है, खाना बर्बाद की बात हो सकती है, पोषण एवं स्वास्थ्य की बात, जलवायु परिवर्तन और कृषि, भोजन की पहुंच और वितरण, खाद्य कीमतें, भोजन की असुरक्षा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का वैश्वीकरण, वहनीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, विनियामक अनुपालन, इसके अलावा सांस्कृतिक और आहार विविधता, ये सब क्या हो सकती है, चुनौतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे हम खाद्य सुरक्षा और वितरण की भी बात कर लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा क्या होती है, तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता से है। खाद्य वितरण प्रणाली की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और खुदरा, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में एक पीडीएस सिस्टम चलता है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना, जो गेहूँ है वो गेहूँ चावल का वितरण किया जाता है। अंत में आपको एक निष्कर्ष लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, ऑप्टिमिस्टिक लिखना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न अंग हैं जो पौष्टिक और सुविधाजनक भोजन विकल्पों की उपलब्धता में योगदान करते हैं। हालांकि वे कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता से संबंधित चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। सरकारों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को एक ऐसी खाद्य प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण क्या है तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकारी नीतियों और पहलों के बारे में चर्चा कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट है 100 और टाइम ड्यूरेशन 7 मिनट है, यानी 7 मिनट में करने का प्रयास करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो बताना है आपको कमेंट में, और एक लाइक तो बनता है, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।